लोग मुझे कबाड़ी वाला कहकर नफरत से देखते थे। मैंने एक दिन एक बड़े बंगले से रद्दी खरीदी जिसमें पुरानी किताबें थीं। मैंने घर आकर वो किताबें अलग अलग करी तो एक किताब के अंदर से पुराने जमाने के बॉन्ड्स निकले थे। मैं चाहता तो अमीर हो सकता था, लेकिन मैंने वो बॉन्ड वापस करने का फैसला किया। जब मैं वापस उस बंगले में गया तो पता चला कि वो लोग बहुत कर्जे में डूबे हुए हैं और घर बिकने की नौबत आ गई है। मेरी ईमानदारी ने उनकी जान बचा ली थी और बदले में उन्होंने मुझे। मैं गौरव। मैं कमरे से बाहर आया था। मुझे देखते ही माँ फौरन बोली थी, अभी एक बच्चा आया था, उसने बोला है कि वो बड़े इलाके के तीसरे बंगले में तुम्हें याद किया गया है। शायद आज वहां से तुम्हें बहुत भारी रद्दी मिलने वाली है। अच्छा देखना, बड़ी बड़ी किताबें अलग तरीके से रखना, फिर हम उसे बड़ी दुकान पर बड़ी कीमत पर बेचेंगे, या हो सकता है बाजार जाकर वहां पर बेच आएं। उनकी एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, शायद वो लोग लाइब्रेरी खाली करना चाह रहे हैं। तुम बहुत ध्यान से जाना और जितना हो सके उतना लेकर आना। आज लगता है थोड़ी कमाई हो जाएगी। माँ की बात सुनकर मैं फौरन बोला, मतलब मैं ज्यादा पैसे लेकर जाऊं? अगर ज्यादा सामान है तो? उन्होंने सर हाँ में हिलाया था और बोली थी, ये ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पैसे फिर तुम्हें उनके हिसाब से ही देने होंगे। अमीर लोग हैं, ये भी हो सकता है कि वो तुमसे कोई भी पैसा न ले, लेकिन ध्यान रखना, इसीलिए ले जाओ। अगर वापस आना पड़ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं वापस अंदर आया था। मैंने तिजोरी खोलकर लगभग 3,000 रुपये अपने पास रखे थे। पूरी लाइब्रेरी की किताबें थीं, मतलब काफी लाभ हो सकता था। माँ ने मुझे बिठाकर अपने साथ नाश्ता कराया था। माँ कहने लगी कि बेटा, हमेशा ईमानदार रहना, कभी किसी के साथ कोई गलती मत करना, ना कभी किसी को धोखा देना जिससे तुम्हारा नुकसान हो और उनका भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठ जाए। मैं माँ की बातों को सुनता था और बहुत समझता था। मेरी माँ हमेशा मुझे ऐसी ही बातें सिखाती थी जिससे कि किसी को नुकसान न पहुंच सके। मैं नाश्ता करके फौरन अपनी साइकिल बाहर निकालने लगा था। आज मेरे पास बाइक होती तो मुझे कितनी आसानी हो जाती, लेकिन हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। मैं हमेशा ये बोलकर अपने आप को संभाल लेता था। साइकिल लेकर मैं अभी बाहर आया ही था जब अचानक पड़ोस के अंकल मुझे देखते हुए बोले थे कि इतना कमा रहे हो, बड़े बड़े घरों से तुम्हें फोन आने लगे हैं, बड़े पैसे देते होंगे, कम से कम एक बाइक ही ले लो। कबाड़ी हो तो क्या हुआ, एक वक्त आएगा बड़ा पैसा कमाओगे। ये क्या तुम साइकिल पर घूमते रहते हो, तुम थकते नहीं हो साइकिल चलाते चलाते? अगर तुम्हारे पास बाइक होगी तो तुम्हें इतनी परेशानी भी नहीं होगी, तुम आराम से कहीं भी जा सकोगे। उनकी बात सुनकर मैंने उन्हें कोई भी जवाब नहीं दिया था। आजकल के लोग कितनी आसानी से ये बातें बोल लेते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि सामने मौजूद इंसान कैसे कैसे दर्द से गुजर रहा है। मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनका ऑपरेशन करवा सकता। अभी फिलहाल दवाइयों पर ही उनका गुजारा चल रहा था। मैं चुपचाप पैडल मारना शुरू हो गया था और सीधा उस घर की तरफ बढ़ गया था। दिमाग में यही ख्याल चलने शुरू हो गए थे कि काश मेरे पास बहुत सारे पैसे होते और मैं माँ का इलाज करवा लेता। उनके पित्ते में दर्द रहता था। डॉक्टर ने उन्हें साफ बोल दिया था कि जब तक इनका पित्ता नहीं निकल जाता, इनका दर्द ऐसे ही रहेगा और जितनी जल्दी हो सके ये काम करवा लीजिए, वरना आगे जाकर आप लोगों को बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मुझे हर बात के बारे में पता था। मेरे साथ उठने बैठने वाले कई लड़कों ने मुझे दबे दबे शब्दों में समझाया था कि अपनी माँ का इलाज करवाओ। अगर जहर फैल गया तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे आगे पीछे कोई भी नहीं रहेगा। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उनका इलाज करवाना चाहिए, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें और तुम्हारा साथ दे सकें। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं थे। मैं अफसोस करते हुए उस बड़े घर की तरफ चला गया था। मेन सिक्योरिटी पर मुझे रोक लिया गया था कि इस तरह के आदमी अंदर नहीं जा सकते। मैं फौरन से बोला था कि मुझे तीसरे बंगले में मौजूद सुदेश साहब ने बुलाया है। आप उन्हें फ़ोन करके पूछ लीजिए और उनसे कहना कि रद्दी वाला आया है। मेरी बात सुनकर उसने एक नज़र मेरे ऊपर डाली थी। मैंने नाम सही बताया था, इसलिए वो कॉल करने के लिए अपने क्वार्टर में चला गया था। कुछ देर के बाद वो बाहर आया था और मुझे देखते हुए बोला था कि पहले कभी नहीं देखा, क्या इनके पास पहले भी आए हो? मैं सर हाँ के इशारे में हिलाकर बोला था कि 2 से 3 बार आया हूँ। उनकी बेटी छोटी वाली अपनी किताबें अक्सर मुझे बेचती है और अक्सर अपनी किताबें मुझसे ही खरीदती है।
मैं उनको यहाँ से नहीं बल्कि कोचिंग से जानता हूँ, जहाँ पर वो मैडम पढ़ने जाती हैं। मेरी बात सुनकर वो बोला था कि जाओ, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं और हाँ, जल्दी ही वापस आ जाना, ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुमने किसी को परेशान किया या फिर किसी और घर में जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ध्यान रखना इस बात का। अब जल्दी से जाओ और जल्दी से वापस आ जाना। उसके हाथ में एक मोटा सा डंडा था। बड़े घर में काम करने वाले लोग भी कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ते हैं। उसे देखकर साफ पता चल रहा था। मैं बिना कुछ कहे साइकिल लेकर बंगले की तरफ बढ़ गया था। थोड़ा सा सफर तय करके मैं बंगले के पास आ गया था। मुझे देखते ही गार्ड ने दरवाजा खोल दिया था। मैं अंदर आया तो सामने वही लड़की खड़ी हुई थी जिससे मैं अक्सर रद्दी खरीदा करता था। देखने में तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। छोटी सी नाक, खूबसूरत आंखें, गोल चेहरा। उसे देखकर किसी छोटी परी की तरह लगता था। कहने को मैं एक कबाड़ी वाला था। आमतौर पर ऐसे लोग अजीब शक्ल के होते हैं, लेकिन मैं देखने में बहुत अच्छा और सेहतमंद था। चेहरा भी खूबसूरत था और रंग भी गोरा था। अगर मेरे पास कोई अच्छा हुनर या पढ़ाई होती तो आज मैं ये कबाड़ी वाला नहीं होता। मुझे देखते ही वो फौरन मेरे पास आ गई थी और बोली कि आप लाइब्रेरी में आ जाइए। आज हमने काफ़ी किताबें निकाली हैं और इतनी देर क्यों लगा दी आपने आने में? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने अपनी साइकिल को एक तरफ खड़ा कर दिया और अपनी शर्ट के बटन ठीक करते हुए बोला कि आपके सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया था, फालतू की बातें कर रहे थे। खैर आप छोड़िए, ये बताइए कि कितनी किताबें होंगी लगभग। मेरी बात सुनकर वो प्यार से बोली थी कि घर में सिर्फ आज मेरी छोटी बहन और नौकरानी ही है। हम थोड़ी देर बैठकर बात करते हैं। मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से चाय बनाऊंगी। मुझसे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है। मैंने हैरत से उस लड़की की तरफ देखा था और कुछ देर खामोश हो गया था। कुछ देर बाद जब हम घर के दरवाजे पर पहुंच गए तो मैं नरमी से बोला था कि देखिए मैडम, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं चाय वगैरह नहीं पी सकता। मैं यहाँ अपने काम से आया हूँ और अपना काम करके जाना चाहता हूँ। आपके गार्ड ने मुझे वैसे भी बोल दिया है कि जल्दी वापस आना, वहाँ पर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। आप मेरी बात तो समझ रही होंगी। प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी दे दीजिए और मुझे वापस अपने घर भी जाना है। मेरी बात सुनकर वो बोली थी कि आपको इस चीज़ की फ़िक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसका दिमाग अपने पिताजी से ठीक करवा दूँगी। हर आने जाने वाले को वो ऐसे ही परेशान करता रहता है। हमने उसे सिक्योरिटी के लिए रखा है, ज़िंदगी ख़राब करने के लिए नहीं। उसकी तरफ से आप परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको दरवाजे तक खुद छोड़ने के लिए जाऊंगी। वो आपको एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। उसकी मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं हो सकेगी। तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जबकि मैं सर ना के इशारे में हिलाकर बोला था कि मेरा काम सिर्फ यहाँ पर नहीं है, मुझे और भी जगह पर भी जाना है। आप मुझे किताबें दे दीजिए ताकि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल सकूं। मुझे और भी बहुत काम है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। आंखों की चमक कम हो गई थी। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं था, एक समझदार इंसान था जिसे उस लड़की के दिल का हाल साफ नजर आ रहा था। लेकिन मैं ऐसी वैसी कोई भी गलती करना नहीं चाहता था जो उसकी जिंदगी को मुश्किल में डाल दे, और मेरी भी। जब भी वो मुझसे मिलती थी वो मुझसे ऐसे ही बात करती थी, और एक लड़का होने के नाते मुझे इस बारे में पता था कि वो मेरे लिए क्या सोचती है। मैं उसे बढ़ावा नहीं देना चाहता था क्योंकि मैं अपनी औकात जानता था। वो मुझे सीधा लाइब्रेरी लेकर आई थी। वहां पर काफी सारी किताबें सजी हुई थी और कुछ किताबें जमीन पर एक तरफ रखी हुई थी। किताबें बहुत सारी थी। मेरे चेहरे का रंग एकदम से खिल गया था। मतलब आज मेरा बहुत फायदा होने वाला था। किताबें बहुत बड़ी बड़ी थी। वो मुझे देखते हुए बोली कि ये सारी किताबें तुम्हारे बहुत काम में आएंगी। हमारा इन्हें पढ़ने का बिल्कुल भी दिल नहीं है और ये खराब हो चुकी हैं। हमें अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इन सब किताबों को लेकर जा सकते हो। लगभग 50 किताबें थीं और सारी की सारी बहुत भारी थी और बिल्कुल साफ सुथरी। किसी एक का भी पेज खराब नहीं था। मैं बोला, इसके मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। वो बोली, अरे नहीं नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम तो वैसे ही इसे फेंकने वाले थे। आप ले जाओ इसे, हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मैंने हैरानी से उस लड़की की बात सुनी थी। इतनी पढ़ी लिखी समझदार लड़की ऐसी फालतू बातें कैसे कर सकती है? किताबों को भला कौन फेंकता है? लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला था। चुपचाप अपने थैले में डालना शुरू हो गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं पैसे देकर ही जाऊंगा, लेकिन ये किताबें लगभग
मुझे आगे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली थी। सारी किताबें थैले में रखने के बाद मैं खड़ा हो गया था। उन्हें सँभालना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने जैसे-तैसे उन्हें उठा लिया था और उस लड़की को देखते हुए बोला था कि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे याद रखा। इस सब के 2000 रुपए बनते हैं, आपको पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। जबकि वो मासूमियत से बोली थी, मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझकर रख लीजिए, मैं पैसे नहीं ले सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए। चाय पी लेते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। ये समझ लीजिए कि इन किताबों के बदले एक चाय का कप तो बनता है। मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, आप एक बार पीकर तो देखिए। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो लड़की मुझसे कुछ बोलना चाहती है, अपने दिल का हाल मेरे सामने रखना चाहती है, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं करने दे सकता था। अगर वो ऐसा करती तो बाद में नुकसान ही होता। मैं अपना दिल किसी पर भी बर्बाद नहीं कर सकता था। ये सब कुछ मेरी होने वाली पत्नी के लिए था और मुझे पता था कि कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी पैसा कमा लूं, ये लड़की कभी भी मेरी नहीं हो सकती। इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा हो सके। मैंने अपना थैला संभाला था और खामोशी से बाहर आ गया था। वो मेरे पीछे पीछे आई थी। अभी मैंने उस थैले को अपनी साइकिल पर ठीक किया ही था कि वो मुझे देखते हुए बोली थी कि क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? मेरा इरादा आपकी माँ से मिलने का है। प्लीज़ मना मत करना। मेरा बहुत दिल है, मैं आपकी माँ से मिलना चाहती हूँ। अगर आपने मना करा तो मैं बुरा मान जाऊँगी। उसकी बात सुनकर मुझे एक बार फिर बहुत अजीब-सा महसूस हुआ था, लेकिन मैं फ़ौरन बोला था कि जी हाँ, बिल्कुल आप आ सकती हैं। आपका अपना घर है, लेकिन आप अपने घर वालों से पूछ कर आना, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। मैं मानता हूँ कि ये कहने वाला मैं कोई नहीं होता, लेकिन आपके माँ-बाप आपके अपने हैं और उनसे पूछना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरा कहना है कि आप जब भी मेरे घर पर आएँ, तो अपने माँ-बाप से पूछ कर आइए और हमारे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। हम आपको रोकने वाले कौन होते हैं? आप जब चाहें हमारे घर पर आ सकते हैं। मेरी बात पर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसके चेहरे का रंग बता रहा था कि उसे मेरा कहना बहुत बुरा लगा है। मैं बस खामोशी से अपनी साइकिल लेकर बाहर आ गया था। दरवाजे पर पहुंचा तो गार्ड ने फौरन मुझे रोक लिया था। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा था। एक लम्हे के लिए ऐसा महसूस हुआ था कि शायद गार्ड को छोटी मैडम के दिल का हाल पता है, मगर वो मेरे थैले पर हाथ मारते हुए बोला था कि एक बार मुझे चेक करवाओ कि इसके अंदर क्या है, कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की। तुम जैसे लोगों का कोई भी भरोसा नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे ही होते हो। अभी वो कुछ और कहता कि जब हिमांशी मैडम की आवाज़ गूंज उठी थी, मैंने तुम्हें यहाँ सिक्योरिटी पर रखा है या फिर लोगों को परेशान करने के लिए? अगर वो एक गरीब इंसान है और साइकिल पर है, तो तुम उसके साथ इस तरह का बर्ताव करोगे? ये परवरिश हुई है तुम्हारी, तुम्हें नहीं पता कि लोगों की इज्जत कैसे करनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर। उनकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी को ऐसा कहते हुए? उसने फौरन सिर झुकाकर बोला, मैडम, ऐसे लोग चोरी बहुत करते हैं और पता भी नहीं चलता, इसलिए मैं उनका थैला चेक करना चाहता था, बस, और कोई बात नहीं है। हिमांशी एक बार फिर चिल्लाकर बोली थी, जितना तुमसे बोला है उतना ही किया करो। आगे से अगर तुमने इस तरह गौरव को रोका तो याद रखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगी और तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये कहकर उसने मेरी तरफ देखा था और इशारे से जाने का बोल दिया था, जबकि मैं अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ बढ़ गया था। उसका मेरे लिए लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैं अपने दिल को कंट्रोल करके वहां से निकल आया था। रास्ते भर भी मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था कि क्या सच में वो मेरे लिए बनी है? क्या मुझे उसकी तरफ देख लेना चाहिए? क्या उसकी पसंद को अपना लेना चाहिए? क्या वो मेरे साथ अच्छी लगेगी? क्या वो मेरी जिंदगी में आ सकती है? मैं कई तरह के ख्याल सोच रहा था, लेकिन मेरे पास किसी एक चीज का भी जवाब नहीं था। कुछ देर बाद मैं अपने घर पहुंच गया था। साइकिल मैंने लॉन में ही खड़ी कर दी थी और कमरे में आ गया था। अभी मुझे बैठे हुए कुछ ही देर हुई थी कि जब मेरी माँ पानी का ग्लास लेकर मेरे पास आई थी और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी कि बेटा, पानी वगैरह पी लो, मैं खाना दे देती हूँ, खाना खा लो, उसके बाद हम किताबें देख लेते हैं, जो भी ठीक होंगी हम उन्हें बाजार में बेच देंगे। माँ की बात सुनकर मैं फौरन से बोला था कि माँ, सारी किताबें बहुत अच्छी हैं, बस एक बार मैं नज़र डाल लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ किसी भी रद्दी वाले को ये किताबें देनी चाहिए।
बाजार में हमें इसके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। हिमांशी मैडम बता रही थी कि उन लोगों ने ये किताबें पढ़ ली हैं, मतलब ये सारी किताबें अच्छी हैं, जभी तो उन्होंने इसे पढ़ा है। मेरी बात सुनकर माँ बोली थी, तुम्हें उनके घर की औरतों का नाम भी पता है? मेरी आंखों के सामने हिमांशी मैडम का वो चेहरा लहराया था जो अक्सर उनका मुझे देखकर हो जाता था। मैं चाहता था कि मैं अपनी माँ को बताऊं कि वहाँ की औरत मेरे लिए क्या सोचती है, लेकिन मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं की थी जो किसी औरत की इज्जत को खराब कर दे। मैंने चुपचाप पानी पिया था और माँ के साथ ही छोटी मोटी बातों के साथ खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाने के बाद मेरी माँ मेरे साथ बैठकर ही खाना खाने लगी थी। वो मेरे अलावा खाना नहीं खाती थी। हम दोनों साथ बैठकर ही हमेशा खाना खाया करते थे। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। खाना खाते वक्त वो मुझसे बोली थी कि बेटा, कभी भी किसी चीज़ पर घमंड मत करना, चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए। तुम हमेशा खामोश रहना सीखना और कभी किसी का कोई नुकसान न करना और कभी ऐसा काम ना करना जिससे हमारी बेइज्जती हो। इन बातों को तुम हमेशा ध्यान में रखना और जो लोग तुम पर भरोसा करते हैं, उनका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देना। मैंने उनकी बातों को सुना और समझ लिया था। मेरी माँ मुझसे हमेशा ऐसी ही बातें करती थी। वो मुझे हमेशा समझाती रहती थी कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। अब मैं कमरे से बाहर आ चुका था। मैंने सारी किताबें थैले से निकालकर वहां पर सजा दी थी। मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ा हुआ था, इसलिए किताबों का थोड़ा बहुत अंदाजा मुझे भी था। मैं जमीन में बैठ गया था और अब किताबें खोल खोल कर देखने लगा था। कुछ किताबें बीच में से फट चुकी थी, कुछ की हालत बहुत ज्यादा अच्छी थी और कुछ तो ऐसा लगता था जैसे हाथ भी नहीं लगाई गई हूँ। मैंने एक इंग्लिश की किताब खोली थी। उसमें दोबारा पेज पलटा था जब अचानक एक लिफाफा मेरे हाथ में आया था। मैंने लिफाफा खोल कर देखा था कि उसके अंदर क्या है। मैंने वो खोला था। उसके अंदर से एक कागज निकला था। मैंने उसे निकाल लिया था। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन थोड़ी इंग्लिश और हिंदी समझ सकता था। मैंने जब वो कागज खोला तो वो कुछ और नहीं बल्कि पुराने जमाने के कोई गवर्नमेंट बॉन्ड्स थे। मेरे दिमाग में हिमांशी मैडम के दादा साहब आए थे जो गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मतलब ये उन्हीं के थे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। मेरे दिल में एकदम लालच पैदा हुआ था। माँ मेरे सामने बैठी थी, मुझे सवालिया नजरों से देख रही थी। मैंने बस खामोशी से इन बॉन्ड्स को एक तरफ रख दिया था और अब बिल्कुल आम अंदाज में किताबें देखने लगा था, जब अचानक मेरी माँ मुझे देखते हुए बोली थी कि क्या बात है बेटा, ऐसा क्या मिला है इसमें जो तुमने मुझसे छुपा लिया है? क्या तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे? उनकी बात सुनकर मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया था और उन्हें देखते हुए बोला था कि अरे माँ, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फालतू कागज है, इसलिए एक तरफ रख दिया, बाद में सुकून से देखूंगा। आप मुझे वो पीली वाली किताब उठाकर दीजिए। माँ का ध्यान मेरी तरफ से हट चुका था और वो वापस किताबों में ही लग गई थी, जबकि मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर वो पुराने जमाने के बॉन्ड थे, मतलब उसमें करोड़ों की कीमत होगी। मैं अमीर आदमी बन सकता हूँ, मेरी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे थे। चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। ऐसे बॉन्ड के बारे में मैंने अक्सर सुन रखा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। लगभग आधे घंटे का काम करने के बाद मैं वहां से उठ चुका था और वो कागज लेकर अपने कमरे में बंद हो गया था। मेरी माँ पड़ोस के घर में चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बहुत मुश्किल से कमेटी के पैसों से मैंने एक मोबाइल फ़ोन खरीदा था और अब मैं उस बॉन्ड को गूगल करने लगा था। कुछ ही देर बाद जो पैसे मेरे सामने आए थे, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कोई आम बॉन्ड नहीं थे, बल्कि करोड़ों के बॉन्ड्स थे। पक्का हिमांशी मैडम के दादा ने ही उनके बच्चों के लिए रखा था। मुझे अफसोस होने लगा था कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं उन लोगों को इस बॉन्ड की ज़रूरत हो। लेकिन मैंने फौरन ही अपना सर झटक दिया था। उन्हें कैसे हो सकती है? वो इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसा, इतना बड़ा घर है और इतना बड़ा बिजनेस है, गाड़ियां हैं। उनको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत मुझे है। मैं अपना घर खरीदूंगा, गाड़ी लूंगा, बिजनेस करूंगा और फिर हिमांशी मैडम से शादी कर लूंगा। मैं ये पैसे उन्हें नहीं लौटाऊंगा, ये मेरे बहुत काम में आएंगे। मैंने अपनी जो ख्वाहिशें आज तक दबाकर रखी थी, मैं उन सबको पूरा करूंगा। अपना घर बनाऊंगा और अपनी माँ को उस घर में लेकर जाऊंगा। मैं अपनी माँ की जिंदगी संवारूंगा, उनका इलाज करवाऊंगा, उन्हें सेहतमंद बनाऊंगा और फिर ये काम होने के बाद मैं अपना रिश्ता लेकर हिमांशी मैडम के घर जाऊंगा और उनसे ही शादी करूंगा। मेरे दिमाग में बहुत तरह के ख्याल आने शुरू हो गए थे।
दिल खुशी के मारे झूम उठा था। मैंने सोचा था कि मैं अपनी माँ को बता दूंगा, लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि ऊपर वाले ने मेरे लिए क्या सोचा हुआ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। मुझे माँ का इंतजार होने लगा था। 1 घंटा बीत गया था। आंखें अब थकान से बंद होने लगी थी। मैं बिस्तर पर सर रखे गहरी नींद में सो गया था। मुझे कुछ पता नहीं चला था। अभी मैं नींद में ही था जब अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे बुला रहा है। मैंने गौर से देखने की कोशिश की तो ऐसा लगा जैसे मेरी माँ खड़ी है और वो मुझसे ही बातें कर रही है। मैंने और गौर से देखने की कोशिश की थी। उनकी आवाज़ मेरे कान से टकराई थी। जिंदगी में हालात हमें हर बार मौका देते हैं, अमीर होने का और गरीब रहने का। ये हमारे ऊपर होता है कि हम क्या चुनते हैं। लेकिन ऊपर वाला इसमें भी दो रास्ते बनाता है, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अब ये हम पर होता है कि हम इनमें से कौन सा रास्ता चुनते हैं। क्या हम अच्छाई का रास्ता चुनते हैं और इज्जत की रोटी कमाते हैं, या फिर बुराई का रास्ता चुनते हैं और अपनी नकली दौलत बना लेते हैं। ये तुम्हारे अपने हाथ में है। अगर आज तुम किसी का सामान उसको वापस करोगे, ऊपर वाला तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। ये तुम्हारे लिए एक टेस्ट है। अगर तुम इसको पास करना चाहते हो तो अगले इंसान को उसका सामान वापस कर दो। मेरी माँ कुछ और भी कह रही थी जब अचानक मेरी आंख खुल गई थी। मैं गहरे ख्याल से बाहर आया था। हैरान होकर मैं अपनी जगह पर ही बैठ गया था। पसीने से मेरा पूरा चेहरा भीगने लगा था। ये मैंने क्या देख लिया था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरी माँ तो अभी पड़ोस में गई हुई थी। मैंने तो उन्हें अभी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मैं समझ गया था कि मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। इसलिए उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया ताकि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूं। मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से पाला था। 5 साल पहले मेरे पिताजी इस दुनिया से जा चुके थे, जिसके बाद मुझे कबाड़िया का काम करना पड़ा था। मैं कुछ देर तक बिल्कुल सुन्न होकर जमीन पर बैठा रहा था और जैसे ही मैं होश में आया था, मैंने वही बॉन्ड अपने हाथ में लिए थे। मतलब मेरी माँ मुझे समझाना चाह रही थी कि ये तुम्हारे नहीं है, ये तुम्हारे पास किसी और की अमानत है। इसे वापस कर दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऊपर वाला तुम्हें कुछ भी नहीं देगा। हाँ, मैं गरीब था, लेकिन मैं ईमानदार भी ज़रूर था। मेरे माँ बाप ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया था। मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना सिखाया था और मुझे वहीं पर चलना चाहिए था। कुछ देर तक मैं इसी सोच में बैठा रहा था। मतलब मेरी माँ मेरी सोचों में आकर मुझे बता चुकी थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैंने उस बॉन्ड को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर ली थी और अपनी माँ के बारे में सोचते हुए बोला था कि माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कभी भी अपने लिए बुराई का रास्ता नहीं चुनूंगा, बल्कि अच्छाई का रास्ता अपने लिए चुनूंगा। और ये अमानत जिसकी है, मैं उस तक उसे पहुंचा दूंगा। मुझे अच्छी तरह पता चल चुका है कि हिमांशी के दादा गवर्नमेंट ऑफिसर थे। ये बॉन्ड्स उन्हीं के हैं और अब इस पर उनके बच्चों का हक है, मेरा नहीं। मैं अब अपनी माँ का इंतजार करे बिना वॉशरूम में गया था और नहा धोकर कपड़े बदलकर बाहर आ गया था। अगर उनके दिल में आया तो वो ये बॉन्ड मुझे वापस कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर ये उनकी अमानत है और उनके हाथ में ही होनी चाहिए। वैसे तो वो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं। मुझे थोड़ा बहुत ख्याल था कि वो लोग मुझे ये वापस दे देंगे, लेकिन मैंने फिर भी कोई लालच नहीं की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं ये उन्हें हर हाल में वापस करूंगा। आज मैं हिमांशी के पिताजी और उनके भाई से मिलने वाला था, इसलिए जानबूझकर मैंने अपना नया वाला सूट पहना था, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। ऊपर वाले ने खूबसूरती गरीब इंसानों को भी दी है और अमीरों को भी। बस किस्मत की बात होती है। अमीर के पास अगर खूबसूरती आ जाए तो वो घमंडी हो जाता है, और एक गरीब के पास खूबसूरती आ जाए तो वो सादा रहने पर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं बाहर आया। माँ अब आ चुकी थी और मुझे तैयार देखकर और इन कपड़ों में देखकर हैरत से बोली थी कि क्या बात है बेटा, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? उनकी बात सुनकर मैं नरमी से बोला था कि माँ, मैं एक काम के लिए जा रहा हूँ, आप घर पर ही रहना, और अगर पीछे से कोई आए तो किताबें वगैरह मत देना, हम बाजार में जाएंगे। मैं बस कुछ देर में आता हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। अगर मैंने ये काम नहीं किया तो शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। आप प्लीज़ मेरी बातों का ख्याल रखना, घर से नहीं जाना और इन किताबों का ख्याल रखना। हम आते ही बाजार चलेंगे। जैसे ही मैं आगे बढ़ने लगा था, माँ ने मेरा हाथ थाम लिया था और मुझे देखते हुए बोली थी कि कोई बात हुई है? ऐसा भी क्या है इस कागज़ में जो तुमने छुपाया हुआ है और अब अचानक से जा रहे हो? क्या तुम अपनी माँ को नहीं बताओगे? तुम अपनी माँ से अब बातें छुपाने लगे हो?
मेरी माँ का दिमाग बहुत ज्यादा तेज था। वो आसान से आसान बात में भी असली बात ढूंढ लेती थी। मैं उनको बताना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया था कि ऐसा ना हो कि मेरी माँ का दिल टूट जाए। मेरी माँ ने मुझे ख्यालों में ही बता दिया था कि ये जिसकी अमानत है उसे लौटा दो। अगर मैंने माँ को बताया और उनका दिल टूट गया तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं गलती नहीं करना चाहता था। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं किसी के साथ इतनी बड़ी गलती करूं जिसका नुकसान मुझे आगे जाकर भुगतना पड़े। इसलिए मैं उन्हें बहाना देते हुए बोला कि ज्यादा कुछ नहीं है, मेरा एक दोस्त है, उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उसी की पार्टी दे रहा है। मैं जा रहा हूँ, बस कुछ देर में आ जाऊंगा। आप परेशान मत होना, हो सकता है हम दोनों आज ही बाजार जाएं। ये कहकर मैं अब रुका नहीं था। मुझे पता था कि अगर मैं रुक जाता तो वो मुझसे सारा का सारा सच निकलवा ही लेती। मैं सीधा उस बड़े इलाके की तरफ बढ़ गया था जहां से मैं आज वो रद्दी उठाकर लाया था। दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही थी, दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, लेकिन मैंने हर ख्याल को झटक दिया था। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के रास्ते और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहता था। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति न मिल सके। मैं कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था जिससे उसको नुकसान पहुंचे। मेरी वजह से किसी को चोट पहुंचे मैं नहीं चाहता था। मैं दरवाजे तक पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोल दिया था। मैं सीधा हिमांशी मैडम के घर की तरफ बढ़ गया था। उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक गहरी सांस ली थी और गार्ड के पास जाकर बोला था कि अंदर बता दो कि गौरव कबाड़ी वाला आया है। उसके पास एक जरूरी सामान है, वो उसे वापस करना है। उनसे कहना कि बहुत ज्यादा जरूरी बात है। मैंने पूछा, क्या घर के अंदर बड़े आ गए हैं? मेरी बात सुनकर गार्ड ने मुझे ऐसे देखा था और बोला था कि तुम्हारे पास उन लोगों का क्या सामान है मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगा। मैंने सर ना के इशारे में हिलाया था और बोला था कि जरूरी काम है उनसे ही है और उनका बहुत जरूरी सामान है, मैं उनके हाथ में ही देना चाहता हूँ। अच्छा होगा कि अंदर बात कर लो, बोलना कि किताबों में से कुछ मिला है, वो समझ जाएंगे। जबकि गार्ड अब अंदर चला गया था और कुछ देर के बाद आकर बोला था कि हिमांशी मैडम ने बोला है कि आप अंदर आ जाइए, लेकिन अभी बड़े साहब नहीं आए हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया था, बस उसके साथ ही अंदर चला गया था। वो मुझे सीधा ड्राइंग रूम में लेकर आया था। हिमांशी मैडम वहीं पर खड़ी हुई थी। मैंने उन्हें नमस्ते किया तो वो फौरन मेरे पास आकर बोली थी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा गौरव साहब कि आप दोबारा आए हैं। क्या ज़रूरी सामान रह गया था या फिर कोई बात करनी है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि आप दोबारा से मेरे सामने खड़े हैं। हिमांशी की आंखों की चमक देखने लायक थी। पक्का उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि मैं उससे कोई बात करने के लिए आया हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं उनको देखते हुए बोला था कि मुझे आपके पिताजी, आपके भाई से बात करनी है। आप प्लीज़ उनको बुला लीजिए और बोलिए कि कबाड़ी वाला गौरव आया है और उसके पास एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। आप जल्दी घर आ जाइए, मुझे भी निकलना है। मेरी बात सुनकर वो बोली थी कि सब ठीक तो है गौरव, ऐसी भी क्या ज़रूरी चीज़ है जिसके लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं? आप मुझे बताइए। वो अब बहुत नॉर्मल नज़र आ रही थी, शायद उसे हालात का एहसास हो गया था। मैं दोबारा बोला था कि बहुत अच्छा होगा कि आप अगर अपने पिताजी से मेरी बात करवा दें या फिर उनसे बोलिए कि आप घर पर आ जाएं। वो मुझे देखते हुए बोली थी कि आज पिताजी की बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है। तुम्हें पता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, कर्ज में बहुत अंदर तक डूबे हुए हैं। पिताजी इन्वेस्टमेंट के लिए ही गए हैं, हमें इस टाइम बहुत नुकसान हो गया, लेकिन मैं फ़ोन करके उन्हें बता देती हूँ कि तुम्हें कोई ज़रूरी काम है। ये कहकर वो चली गई थी, जबकि मैं अपनी जगह पर हैरान खड़ा रह गया था। ये बड़ा घर, बड़ी गाड़ियाँ होने के बाद भी वो लोग इतना परेशान थे। मुझे अब अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मुझे अपना आप बुरा लगने लगा था कि मैंने एक लम्हे के लिए भी अपने दिल में लालच पैदा क्यों किया था। काश मैं ऐसा नहीं करता। मैंने खुद को बहुत डांटा था और अपने आप से वादा किया था कि आगे से मैं कभी भी किसी और की चीज़ को देखकर दिल में लालच पैदा नहीं करूँगा। और आसमान की तरफ देखकर मैंने ऊपर वाले से माफ़ी मांगी थी। और फिर मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा था, जिन्होंने मेरे ख्यालों में आकर भी मुझे सीधे रास्ते पर चलना बताया था, मुझे भटकने नहीं दिया था। कुछ ही देर बाद हिमांशी आई थी और मुझे देखते हुए बोली थी कि पिताजी थोड़ा हैरान है, लेकिन आधे घंटे तक आ रहे हैं। अगर तुम कहो तो अब मैं तुम्हारे लिए चाय बना सकती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ के इशारे में सर हिला दिया था, जबकि वो अब खामोशी से किचन की तरफ चली गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था
क्या ये लोग मुझे इनाम देंगे या फिर ये अपना काम लेकर मुझे बेइज्जत करके भगा देंगे? लेकिन कहते हैं ना, जब आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देता। 10 मिनट बाद वो चाय लेकर आ गई थी। एक कबाड़ी वाले को ऐसी इज्जत मिलना शुरू हो जाए तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। उसने आगे बढ़कर मेरे सामने चाय रखी थी और बहुत ही नरमी से बोली थी कि मैंने आज तक कभी भी खुद से किसी के लिए चाय नहीं बनाई है, लेकिन आज मैंने आपके लिए चाय बनाई है, पीकर बताइए कि कैसी बनी है। एक बार मैंने अपनी माँ को बनाकर पिलाई थी, उन्होंने मेरी इतनी तारीफ की थी और इनाम भी दिया था। उनको मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आई थी और अब वो हमेशा मेरे हाथ की ही चाय पीती हैं। मैंने बिना कुछ भी कहे कप को अपने होठों से लगा लिया था। जैसे ही पहला घूंट मेरे गले में उतरा था, चाय का टेस्ट बहुत अच्छा था। मेरी ज़बान मीठी हो गई थी। मैं उसे देखते हुए बोला था कि चाय सच में बहुत अच्छी बनी है। अब मैं इतना अमीर तो नहीं हूँ कि आप जैसी अमीर औरतों को इनाम दे सकूं। मेरी बात सुनकर वो नाराज़गी से बोली थी कि मैं औरत नहीं हूँ, अभी लड़की हूँ। जबकि मैं अब मुस्कुरा उठा था और उसे देखते हुए बोला था कि औरत भी लड़की को ही कहते हैं। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। मेरी बात सुनकर वो अजीब अंदाज में खिलखिलाकर हंसने लगी थी। उसका इतनी जोर से हंसना मेरी समझ से बाहर था, लेकिन मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे उसके दिल के हाल बढ़ जाएं। वो मुझे देखते हुए बोल रही थी, गौरव, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, बहुत पढ़ाई करती हूँ, किसी से बात भी नहीं करती, किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करती हूँ, बस मैं अपने आप में मगन रहती हूँ। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने सर को ना के इशारे में हिलाया था। मुझे अंदाजा था कि वो इस तरह की कोई ना कोई बात जरूर करेगी, इसलिए मैंने जवाब पहले से ही तैयार कर रखा था। मैं सर ना के इशारे में हिलाते हुए बोला कि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद करती हैं। आपकी पसंद कौन सी है, इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं है। आप दोस्ती करना चाहती हैं या मुझे अपना जीवन साथी बनाना चाहती हैं, ये ऊपर वाला जानता है। लेकिन आपके स्टेटस और मेरे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हिमांशी मैडम, ऊपर वाले के वास्ते मेरी ज़िंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। आप और मैं दो अलग अलग लोग हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अलग है। प्लीज़ आप मुझे परेशान मत किया करें। मैं परेशान हो रहा हूँ। जब से मैंने आपको देखा है, मैंने पहले ही नज़र में पहचान लिया था कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, आपके दिल में मेरे लिए क्या है। लेकिन मैंने कभी भी आपका साथ नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कहाँ पर हूँ और आप कहाँ पर हैं। प्लीज़ अच्छा होगा कि आप मेरी परेशानियों को और न बढ़ाएं और मुझसे जितना दूर हो सके उतना रहा करें। मैं आपको कोई भी झूठी उम्मीदें नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ कि मेरी क्या औकात है और आपकी क्या औकात है। मैं कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता हूँ। प्लीज़ आप मुझे परेशान करना छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब नहीं दिया था, बस खामोशी से सर पकड़कर बैठ गई थी। ठीक पूरे 15 मिनट के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और हिमांशी मैडम के पिताजी अंदर आए थे। उन्हें देखते ही मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया था। वो मुझे देखते हुए बोले थे कि क्या बात है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे पास हमारा सामान जो तुम मुझे देना चाहते हो? इतनी भी क्या ज़रूरी चीज़ थी जो तुमने मुझे यहाँ तक बुला लिया? उनकी बात सुनकर मैं बोला था कि आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने सर हाँ के इशारे में हिलाया था और मुझे देखते हुए बोले थे कि क्या तुमने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए यहाँ पर बुलाया है? ये बात तुम हिमांशी से भी पूछ सकते थे। जबकि मैं ना के इशारे में सर हिलाते हुए बोला था कि अरे नहीं सर, परेशानी कुछ और है। दरअसल आज मैं आपके घर आया था। आपकी बेटी ने मुझे किताबें दी थी। मैं एक कबाड़ी वाला हूँ। आपको इस बात का तो पता ही होगा। उन्होंने अपना सर हाँ के इशारे में हिलाया। मैं और बोला, वो जब मैं घर पहुंचा और मैंने किताबें देखना शुरू किया तो उस किताब में मुझे एक लिफाफा मिला था और जब मैंने उस लिफाफे को खोल कर देखा तो उसमें एक गवर्नमेंट बॉन्ड था। मतलब आपके पिताजी का ही कोई बॉन्ड होगा जो उन्होंने किसी किताब में रखा हुआ था। वो मैं आपको वापस लौटाने के लिए आया हूँ। मैंने उस बॉन्ड के बारे में गूगल किया है। वो लगभग करोड़ों में है। मैं कभी भी गलत काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझे वो बॉन्ड मिला तो मैं फौरन आपके पास चला आया। मेरी बात सुनकर वो अपनी जगह पर बिल्कुल हैरान खड़े रह गए थे। मैंने वो बॉन्ड उनकी तरफ बढ़ा दिया था और सर झुकाकर बोला था कि मेरा इरादा पहले इसको खाने का था, लेकिन ये किसी और की अमानत थी। मैं इस तरह इस पर हक नहीं जता सकता था और ना ही इतनी बड़ी गलती कर सकता था। ये अमानत मुझे आप लोगों तक पहुंचानी ही थी। वो मैंने कर दी है।
मैं किसी के साथ बुरा करके अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर इंसान किसी के साथ बुरा करता है, तो उसके साथ भी कभी अच्छा नहीं हो पाता और ऊपर वाला उसे सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं ये कभी भी अपने पास नहीं रखूँगा और मैं फ़ौरन ही आपके पास आ गया था। अब मैंने आपको आपकी चीज़ लौटा दी है, इसलिए अब आप मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया था, बस उस बॉन्ड को खोलकर देखना शुरू हो गए थे। कुछ देर बाद वो मुझे देखते हुए बोले थे कि तुम्हें पता है, इस वक्त मुझे पैसों की कितनी ज़रूरत थी। लोगों के सामने भीख मांगने जैसी हालत हो गई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि पिताजी ने ये बॉन्ड इतनी फालतू किताब में रखा था, जिसकी तरफ हमारा ध्यान भी नहीं था। मैंने तलाश करने की बहुत कोशिश की थी, मुझे इसके बारे में पता था। मैं लाइब्रेरी की हर किताब को छान चुका था, लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं मिला था और तुमने एक बार में ही इसे ढूंढ लिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम नहीं जानते कि मुझे इस वक्त इसकी कितनी ज़रूरत है। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो शायद मैं आज सड़कों पर आ जाता। मुझे अपने परिवार के साथ इस घर को भी छोड़कर जाना पड़ जाता। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी बहुत मदद की है। ऊपर वाला तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा। ये कहते ही उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे, जबकि मैं उनका हाथ थामकर बोला था कि बस सर, मेरे लिए प्रार्थना करना और कभी मेरे लिए कोई काम हो तो ज़रूर बताना। मुझे ज़रूर याद करना। मुझे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। आपको अगर एक अच्छी नौकरी मेरे लिए मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं एक कबाड़ी वाला हूँ। मेरा ऐसे गुजारा नहीं हो पाता। मेरी माँ बीमार है, उनका ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हो पाया तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं बस उन्हें ठीक करना चाहता हूँ और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं भी उनका बदला चुकाना चाहता हूँ। मैं भी उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। अगर मेरे लिए आपके पास कोई भी नौकरी हो तो मुझे ज़रूर बताना। अब मुझे जाने दीजिए। वो बोले, अरे ऐसे कैसे? तुम बिना कुछ खाए पिए कैसे जा सकते हो? तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया है, मैं तुम्हें खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगा। तुम जैसे ईमानदार लोगों की ही मुझे ज़रूरत है। मैं तुम्हें नौकरी पर भी ज़रूर रखूंगा, लेकिन फ़िलहाल मेरी अपनी परेशानियां ख़त्म हो जाएं। तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं जा सकते। तुम खाना खाकर ही जाना। तुमने मेरी बहुत मदद की है और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये कहकर उन्होंने मुझे बैठने का इशारा किया था, लेकिन मैंने उन्हें बहुत मना किया और फिर कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मुझे अपनी माँ के साथ बाज़ार जाना है और उनकी दवाइयाँ भी लेकर आनी हैं। प्लीज़ सर, मुझे जाने दीजिए। मैं दोबारा ज़रूर आऊँगा। अगर मेरे लिए कोई काम हो तो आप मुझे ज़रूर बताना। ये कहकर मैं उनके घर से निकल आया था। मुझे पता था कि ये लोग बड़े अपना काम करवाकर दूसरों को भूल जाते हैं, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि ऊपर वाला मुझे कैसा वक्त दिखाने वाला है। 2 दिन खामोशी से गुजर गए थे। माँ ने मुझसे इस बीच बहुत से सवाल किए थे, लेकिन मैंने किसी का भी जवाब नहीं दिया था। मैं अपनी माँ को सच्चाई बताकर उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। उनका बहुत बड़ा ख्वाब था एक अमीर औरत बनने का, लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं खुद भी बेबस था। मुझे इस बीच हिमांशी मैडम की बहुत याद आई थी। मैंने किस तरह उनके ही मुंह पर उनको मना करा था, उनके दिल को अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था। लेकिन मैं अपना और उनका स्टेटस जानता हूँ, इसलिए मैं उन्हें ऐसा कोई दिलासा नहीं देना चाहता था जो आगे जाकर हमें ही नुकसान देता। मैं जानता था कि हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते थे। हम दोनों के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अगर मैं उनसे बात कर भी लेता तो मेरी ही बेइज्जती होती। उनके घरवाले मेरे बारे में क्या सोचते, इसीलिए मैंने कोई बात नहीं करनी चाहिए थी। 1 हफ्ता और बीत गया था और आज जैसे दिन गुजरते थे वैसा ही दिन था। मेरा इरादा आज गली गली घूमकर कबाड़ जमा करने का था। अभी मैं अपने कमरे में ही बैठा हुआ था जब मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। दरवाज़ा माँ ने खोला था। मैं भी अब बाहर आ गया था। दरवाज़ा खोला तो सामने कोई और नहीं बल्कि हिमांशी मैडम और उनके पिताजी और उनकी माँ खड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया था कि इतने अमीर लोग मेरे घर में कैसे आ गए। माँ भी हैरत से मेरी शक्ल देख रही थी। मैं फौरन आगे बढ़ा और हिमांशी के पिताजी सुदेश साहब ने मुझसे हाथ मिलाया और बोले कि तुम तो ऐसे गायब हुए कि पलटकर हमारी खबर तक नहीं ली। तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से हमने तुम्हारा एड्रेस निकाला है। हम घर घर तुम्हारा एड्रेस पूछते पूछते यहाँ पर आए हैं। अब अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? मैंने फौरन कहा कि अरे नहीं नहीं साहब,
आइए, आपका अपना घर है, आप मुझे बता देते, मैं आपको खुद घर का एड्रेस दे देता, आपको इतनी परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ता। जबकि वो अंदर की तरफ बढ़ते हुए बोले थे कि अब रिश्तेदारी करनी है तो परेशानी कैसी, कोई बात नहीं, हो जाता है। आओ बैठो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। ये कहते ही उन्होंने मुझे सामने चारपाई पर बैठने का इशारा किया था। मैं थोड़ा हैरान हुआ था, लेकिन खामोशी से बैठ गया था। माँ अभी भी मुझे हैरत भरी नज़रों से देख रही थी। मैंने हिमांशी को देखा, वो बिल्कुल चुप बैठी थी। कुछ देर बाद सुदेश साहब मुझे देखते हुए बोले थे कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से आज मैं कितनी बड़ी मुश्किल से बाहर आया हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम वक्त पर वो बॉन्ड्स मुझे वापस नहीं देते तो मैं आज तुम्हारे सामने ऐसे जिंदा नहीं खड़ा होता। मेरा हाल बहुत बुरा था, शायद मैं सड़कों पर नजर आता। कर्जा मेरे ऊपर इतना हो चुका था कि मैंने मरने का फैसला कर लिया था। लेकिन अब मैं हर परेशानी से दूर हो चुका हूँ, सबका कर्जा उतार दिया है, अपने बिजनेस को दोबारा स्टेबल कर लिया और मैंने तय किया है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। मैंने सर हाँ के इशारे में हिलाया था और उन्हें देखते हुए बोला था कि ऊपर वाला आपकी सोच पूरी करे और बहुत बहुत बधाई हो, आपकी परेशानियां खत्म हो गईं। मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपकी चीज थी, आप तक पहुंचाना मेरा काम था, वो मैंने कर दिया। इसका फल मुझे ऊपर वाला देगा। वो बोले कि तुम्हें अब इसका फल मिलेगा। तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें नौकरी करनी है, कोई ऐसी नौकरी जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो और अच्छी हो। तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है। तुम मेरे बिजनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानते ही होगे कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ और मुझे एक ऐसे ईमानदार इंसान की ज़रूरत है जो मेहनती हो और लोगों को डील करना जानता हो। तुम्हारा कबाड़ का काम है, तुम लोगों को डील अच्छे तरीके से कर लेते हो, बस अब तुम्हें वहां पर अपने दिमाग को और तेज चलाना है। मैं तुम पर इतना वक्त दूंगा और उसके अलावा मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता भी देना चाहता हूँ, तुम्हें एक घर देना चाहता हूँ, एक गाड़ी देना चाहता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को पूरे तरीके से बदलना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने हैरत से उनके चेहरे को देखा था और सर ना के इशारे में हिलाकर बोला था कि नहीं सर, मैं आपका ये एहसान नहीं ले सकता। अगर आप मुझे नौकरी दे रहे हैं तो हमेशा मैं आपको धन्यवाद कहता रहूंगा, लेकिन हिमांशी मैडम पढ़ी लिखी लड़की हैं और मेरे पास सिर्फ ये छोटा सा घर है। मैं उनका हमसफर कैसे बन सकता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हिमांशी मैडम मेरे साथ खुश नहीं रह पाएंगी, उन्हें आरामदायक चीज़ों की आदत होगी, लेकिन मैं शायद कभी उन्हें ऐसी चीज़ें नहीं दे पाऊंगा। मैं कोई ख्याल की दुनिया में जीने वाला इंसान नहीं था। मैं सच्चाई को पसंद करता था और सच्चाई को ही अपनाना जानता था। वो मुझे देखते हुए बोले थे कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें सामने से अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा हूँ तो इसमें परेशानी क्या है? तुम इसे खुश रखोगे। जो इंसान इतना गरीब होने के बाद भी इतना ईमानदार हो सकता है, वो मेरी बेटी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। मैंने हमेशा से सोचा था कि अपनी बेटी की शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करूंगा और फिर उनके साथ मिलकर बिजनेस करूंगा, लेकिन मुझे अब समझ आया कि हर चीज़ बिजनेस से नहीं होती, कुछ चीज़ें ईमानदारी से भी होती हैं। मेरी बेटी भी तुम्हें बहुत पसंद करती है और मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हें भी मेरी बेटी पसंद आ ही जाएगी। मैं अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की कोई भी ख्वाहिश अधूरी रह जाए। अब बोलो, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मैं कुछ देर खामोश रहा था और फिर मैंने अपनी माँ की तरफ देखा था। उनके चेहरे का रंग ही बदल गया था। खुशी के मारे उनकी आंखें भीगने लगी थी। मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया था और फिर मैंने हाँ बोल दिया था। मुझे लगा था कि ये सब वक्ती होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। अगले ही दिन वो मुझे अपने साथ साइड पर ले गए थे और छोटी छोटी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से समझाने लगे थे। पूरा एक महीना मेरा बहुत उलझन में गुजरा था। मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था, बस मेरे सर के ऊपर से गुजर जाता था। इस एक महीने के बीच मेरी हिमांशी से 2 बार मोबाइल पर बात हुई थी। उसने मुझसे सिर्फ इतना ही बोला था कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम कामयाब नहीं हो जाते, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मोहब्बत इसी का नाम है। जब तुम्हारा साथी परेशान हो, मुश्किलों में हो, तो उस इंसान को उसकी मदद करनी चाहिए और मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बिना सोचे समझे मुझे बोल सकते हो, लेकिन मैंने दिल में वादा कर लिया था कि जब मैं उस लड़की से शादी करूंगा तो इसका कोई भी एहसान नहीं लूंगा, बल्कि इसे रानी बनाकर रखूंगा। जिस औरत ने मेरी गरीबी को देखते हुए मुझे अपने लिए पसंद किया है, वो कितने अच्छे दिल की होगी। इन सब चीज़ों को सोचते हुए मैंने शादी के लिए भी हाँ बोल दिया था। लगभग 6 महीने बाद मुझे पूरा काम समझ आ गया था।
दिमाग तेज होने की वजह से मैं लोगों को अपनी बातों में ऐसे उलझा लेता था कि वो खुद हैरान हो जाते थे। पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी थी कि सभी लोग मुझे देखते रहते थे। 6 महीने के अंदर अंदर मैंने अपना घर भी बनवा लिया था। पिताजी ने जगह बहुत बड़ी खरीद रखी थी, लेकिन बस पैसे न होने की वजह से मैं कभी उसे बनवा नहीं पाया था। लगभग 1 साल में मैंने हिमांशी से शादी की थी। आज वो मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ गई है। मेरी पूरी जिंदगी बदल चुकी है। बिजनेस है, गाड़ी है, घर है, पत्नी है। माँ के पास वो सारी खुशियाँ हैं जिसकी वो हमेशा से ख्वाब देखती आई थी, और माँ का ऑपरेशन भी हो चुका है। अब वो बिल्कुल ठीक है। ये सब हिमांशी की वजह से मुझे मिला है, और मेरी ईमानदारी की वजह से। अगर मैं ईमानदारी के साथ नहीं चलता, उस दिन उनकी अमानत को वापस नहीं पहुंचाता, तो शायद आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। न ये सुकून होता और ना ही ये सारी खुशियाँ। शायद पैसा होता, ये घर, बिजनेस होता, लेकिन दिल को वो आराम नहीं मिलता जो अब मिल रहा है। मैं सब लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि पैसा देखकर अपनी नीयत को कभी खराब मत होने देना। खुद पर भरोसा रखना कि आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।